कॉन्शियसनेस जो होती है वो सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। दे हैव द कैपेसिटी, कोई केमिकल्स अगर उनके शरीर में एंटर हो रहा है तो वो उसके सामने रिफ्लेक्ट बैक देते, रिस्पॉन्स देते। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात आती है तो इट इज मेनली फॉर द ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी नर्वस सिस्टम जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वी आर द ब्रिलियंट एनिमल्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, जब कोमा में भी होते हैं तो वो केमिकल को भी रिस्पॉन्स उनकी बॉडी करती है। हालांकि उनका ब्रेन जो है इतना उस टाइम पे काम नहीं करता होता है, रिस्पॉन्स नहीं करता होता है, रिफ्लेक्स आर्क में प्रॉब्लम होती है, नर्व्स इंपल्स नहीं पहुंचते हैं, उसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आंखों के इशारों से या इस तरीके से वो अपने को पता चलता है कि दे आर नॉट इन कोमा, दे आर लाइव, दे आर नॉट डेड। समझना। नाउ देयर इज अनदर कैरेक्टर which we can decide as a definite property, कि वो एक definite property है, वो है interaction and emergence। interaction and emergence, self regulating, self replicating, ठीक है। तो ये सारे समझने के लिए कि emergent properties को समझने के लिए higher animals को समझना पड़ता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, what explain emergent property with respect to higher classes of organism, with respect to higher classes of organism। Now, there are a lot of interactions taking place in organism, ठीक है, organism के अंदर। बट organism कौन से, हायर लेवल के, हायर organism, हायर क्लास के। तो हमें कैसे पता चलेगा कि that interaction are majority mostly explain the emergent properties, और वो एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, कैसे समझा सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने ये बोला था बेटा कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी। पहले एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, अगर उसका बायोलॉजिकल लेवल आप देखो तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से पूरा बन गया, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे। एंड देन आफ्टर बायोम्स और यू कैन से इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये सब कॉम्बिनेशन, कम्युनिटी, ये सब आता है, समझ लो। सो इंटरेक्शंस कहाँ पे, किसके इंटरेक्शंस, तो विद इन अ ऑर्गेनिज्म। अगर इंटरेक्शंस अपने देखते हैं तो ये पता चलता है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज and properties of organelles, or you can say cell organelles। अगर हमें ये जानना है बेटा कि टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है तो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। उसके क्या अंदर पड़े हुए रहते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा होता है, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स। सेल ऑर्गेनल्स में क्या पड़ा हुआ होता है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स। अब अगर आपको टिश्यू की प्रॉपर्टी जाननी है तो इसके लिए आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स से नहीं पता चलेगा, बट यू विल फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू बाय द इंटरैक्शंस of this chemical constituents among the cells। अगर आपको एक टिश्यू की प्रॉपर्टी जाननी है तो आपको इसके ऊपर से नहीं पता चलेगा कि उसमें कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, पर इससे पता चलेगा कि उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। अगर आप देखोगे कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का
इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, तो आप एक टिश्यू की प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। सेम वे अगर आपको सेल ऑर्गेनल्स देखना है तो आप यू कांट से ऑन बेसिस ऑफ molecular constituents, sorry chemical नहीं, गलत बोल दिया, cellular constituents, गलत हो गया, cellular constituents and interaction among the cellular constituents, chemical नहीं, cellular, टिश्यू को जानना है तो सेल लेवल पे जाना पड़ता है, तो cellular constituents से पता नहीं चलेगा, not by knowing cellular constituents but by knowing the interaction among the cellular constituents. ठीक है, chemical नहीं, cellular से गलती हो गई। Properties of cell organelles कैसे पता चलेगी? Not at a molecular constituents, उसके molecular constituents से नहीं पता चलेगा बेटा, but जो interaction हो रहे हैं molecular components के, but we can know by interaction of molecular components in the present in the organ। ठीक है, हमको अगर टिश्यू की प्रॉपर्टी जाननी है बेटा तो हम सिर्फ उसके सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट से नहीं पता लगा सकते, पर उसके बीच में जो हो रहा है इंटरेक्शन है सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट से पता लगता है। अगर हमें सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी जाननी है तो सिर्फ मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स का पता लगाने से हमें इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी, हमको इंटरेक्शंस देखने पड़ेंगे कि जो जो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऑर्गेन्स में उसमें क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो ही हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो करते क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। समझ? सो इंटरेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म। Therefore they say that this shows that they are emergent property of living organism। इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं for the emergent property, for the definitive property। ठीक है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं विद द सेल और सेल ऑर्गेनल्स और टिश्यूज, जिसकी वजह से हायर एनिमल्स के अंदर अपने को चेंजेस भी मिलते हैं, हेरिडिटी में वेरिएशन भी मिलते हैं। तो इसके ऊपर से एक और चीज बता सकते हैं बेटा कि ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, they are evolving, they are interactive and emerging। समझ लो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोल सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग बोल सकते हैं, इवॉल्विंग बोल सकते हैं, इंटरैक्टिव बोल सकते हैं, इमर्जिंग बोल सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके ऊपर से ये पता चलता है कि चाहे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, बट इन अ वेरिंग डिग्री, अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, जैसे बंदर के अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल था, वही पास्ट में से हमारे अंदर आया, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ म्यूटेशन हुए थे, उसमें भी कुछ न कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर organism have same or they can share the same genetic material, या genetic material को आप बोल सकते हो genetic makeup। क्या बोल सकते हो, genetic makeup, क्योंकि हम बनते हैं बेटा जाइगोट में। जाइगोट जो होता है 2n होता है, जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस होता है और जाइगोट में डीएनए मटेरियल होता है, और ये डीएनए हमारी हेरिडिटी में से हमें मिलता है, इनहेरिट होता है।
इनहेरिटेंस। लेकिन वो जब हमारे अंदर आता है बेटा, हमारे बॉडी में भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो अलग होते हैं, जिसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो जो कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स में से बोलते हैं, मिलते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई वेरिंग है, मतलब कोई चेंज है या अलग पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। वो बदलते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज होते हैं। थोड़ा बहुत कंटेंट सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए मॉडल ऐसा दिखाता है कि थोड़ा बहुत हर जनरेशन में थोड़ा डीएनए सेम होता है उसके पेरेंट्स से। बाकी तो हाइब्रिड नए फॉर्म में वो आते जाते हैं। समझ रहे हैं? सो ऑर्गेनिज्म हैव शेयर सेम जेनेटिक मेकअप बट वेरिंग डिग्री। वेरिंग मतलब बदलता, वेरिएशन। ये चीज हम बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो अब तक वी हैव डिसाइडेड द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये दोनों डेफिनेट प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी? नहीं थी। मेटाबॉलिज्म था कि नहीं था? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस। ठीक है, हाँ, मेटाबॉलिज्म था, कॉन्शियसनेस था, सेंस टू एनवायरनमेंट था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई था, ओके, सेल्फ कॉन्शियसनेस था, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन था, एंड इंटरैक्शन है, interactions are there, self-replicating, self-regulating, they are interactive, they are emerging. ठीक है, these all are the definite property जो कि हमें ये बताती है कि भाई आप जिंदा। करीना is living just because of this definite properties. उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर है, इसलिए करीना जिंदा। अगर ये कैरेक्टर नहीं होते तो करीना will be like chair, not living। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये टॉपिक बेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, दिस टॉपिक इज ओवर। इतना लिख लो, फिर अपने एक नया टॉपिक सीखेंगे। How many million species has been estimated till now? How many million species have been estimated till now? Next question. What is classification? What is classification? Next question. Explain biological classification. Explain biological classification along with its types. Along with its types. Along with its types. Next question. What are the headings? What are the headings or subject under which you can study classification? Under which you can study classification. Next question. What is taxonomy? What is taxonomy? Who has given the term? Who has, उसके साथ ही लिख दो कोई। Who has given the term? And who is the father? Who is the father? Define the term. Define the term. Identification, nomenclature, identification and nomenclature. Next question. Nomenclature and systematics. And systematics.
Define the term identification, nomenclature and systematics. हो गया बेटा? अब्दुल्ला लिखा बेटा? हाँ. फिर what is biosystematic? What is biosystematic or new systematic? Or new systematic? Next question. What is binomial nomenclature? What is binomial nomenclature? Explain. Explain. Next question. What are the universal rule? What are the universal rule for ICBN, and ICZN? What are the universal rule by ICBN and ICZN? जो ICBN और ICZN ने दिए थे. In binomial nomenclature. In binomial nomenclature. Next question. What is trinomial nomenclature? What is trinomial nomenclature and polynomial nomenclature? What is trinomial nomenclature and polynomial nomenclature? Next question. What is totonins? What is totonins? Spelling लिखा है. Give its example. What is totonins? Give example. Give its example. Then explain the taxonomic categories given by Linnaeus. Given by Linnaeus. Given by Linnaeus. Linnaeus. What are the categories, taxonomic categories given by Linnaeus? What are the taxonomic categories given by the Linnaeus? Next, explain the obligatory categories. Explain the obligatory categories. Bracket में लिखो 7 or 8. 7 or 8. And which category was discarded? And which category was discarded from Linnaeus category? And which category was discarded from Linnaeus category? Okay. Next question. Name the 3 categories which were added in taxonomical
taxonomical hierarchy. Taxonomical hierarchy. 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 Next question. Explain taxa. Explain taxa, taxon, rank, taxonomic category, taxonomic hierarchy, ये सारी चीजें, ठीक है ना। Explain the smallest unit of taxonomy or classification. Explain the smallest unit of taxonomy or classification. Explain the taxonomic unit. फिर वहां पे थोड़ा ऊपर करके लिख दो understanding. Understanding taxonomy classification. Taxonomic classification लिखा ना उसके पहले understanding. Name the smallest unit for understanding taxonomy and classification. Understanding करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी करता है. Next question. What is the unit of classification? What is the unit of classification? देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है. एक में भी यूनिट है, इसमें भी यूनिट है, पर वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा यूनिट है और जनरल कौन सा यूनिट है, क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसमें वेरी करता है अलग अलग तरीके से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. Explain the biological concept of species given by Ernest Mayr with examples. Explain the biological concept of species given by Ernest Mayr. ये आगे लिखा था पता है, अर्नेस्ट में वो डार्विनियन सेंचुरी का डार्विनियन वही. With examples. Explain with examples. Explain with examples. Next question. Explain the taxonomical concept of species. Explain the taxonomical concept of species with example of Brassica oleracea. Explain the taxonomical concept of species with example of Brassica oleracea. Oleracea ये दिखाइए. Brassica oleracea. Explain the concept, taxonomical concept of species with example of Brassica oleracea. यहाँ तक लिखे हमने क्वेश्चंस, फिर आगे और होगा तो और ठीक है. चालू करते हैं. So, in the world, there are varieties of species. बहुत सारे अलग अलग species, ढेर सारे organisms हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को एडेप्ट करके अलग अलग जगह पे रह रहे, अलग अलग हैबिटेट में अपने आप को एडेप्ट करके सर्वाइव कर रहे हैं. बट दे आर वेराइटीज, मतलब बहुत सारे, तो आप डिमार्केट नहीं कर पाते. देयर आर
सारी लाइफ ओरिजिन हुई थी, तो उस टाइम पे ढेर सारे ऐसे वेराइटीज ऑफ स्पीशीज आर देयर. सो दिस वैरायटी एंड वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. क्या बोलते हैं बेटा उसको? बायोडाइवर्सिटी. अब यही बायोडाइवर्सिटी को हनीफा की एक अलग बायोडाइवर्सिटी है. यहाँ पे फोना भी है, फ्लोरा भी. फ्लोरा जो है, फ्लोरा को बोलते हैं प्लांट्स और फोना को बोलते हैं एनिमल्स. ठीक है, तो दोनों की डाइवर्सिटी है, फ्लोरा के भी है, फोना के भी, और ढेर सारी. तो अब तक ऐसा मानते हैं there are 1.7 to 1.8 million species which have been discovered till date. इससे भी बहुत ज्यादा है. इससे भी बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर आप 12th में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. भले ग्लोबली ये रेशियो दे रहे हैं, ये वैल्यू दे रहे हैं 1.7 to 1.8, बट ये एज अ एमसीक्यू से पूछा जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है. बाकी कितनी सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो ढूंढी ही नहीं गई, इतनी तो ऐसे आके एक्सटेंट हो गई. ठीक है, सो देयर आर लॉट्स. इसका ये वैल्यू ये दिखाती है बेटा कि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. तो हमारे अर्थ के ऊपर बेटा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. अब इतनी डाइवर्सिटी है तो किस तरीके से पहचानेंगे, कैसे पहचाने? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक चीज दी, वो थी क्लासिफिकेशन. क्या दिया बेटा? क्लासिफिकेशन. तब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई. तब लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं थी. लोगों सबके साथ रहते थे. लोग जो आदि मानव थे, हमारे पुराने जो बाप दादा थे, वो सबके साथ रहते थे. लायन के साथ बैठते थे, चाय पीते थे. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे धीरे धीरे जैसे उनकी ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी, ऐसे ऐसे उनके अंदर भी चेंजेस आने लगे. पहले मार के खाते थे, फिर जला के खाने लगे. धीरे धीरे उनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी थी वो अच्छी होने लगी. वो सोचने लगे, समझने लगे. तो तब उनको पता चल रहा है इधर तो ऐसा भी दिखता है, इधर तो एनिमल्स भी है. तो पहचानेंगे कैसे? एनिमल्स में भी ह्यूमंस भी थे, और ह्यूमंस के साथ लायन भी थे, मतलब मैमल्स भी थे, एव्स भी थी, अलग अलग तरह रेप्टाइल्स भी थी. पहचानेंगे कैसे? तो उस टाइम पे इतना सिरदर्द होता था बेटा कि करने का क्या, कैसे इनको डिमार्केट करने का, कैसे इनको क्लासिफाई करने का, ये बहुत ही प्रॉब्लम हो गई उस टाइम पे. तो उतने में साइंटिस्ट ने एक चीज दी, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन. आप शायद समझ सकते हो क्लासिफिकेशन का पर्पस. इसका पर्पस इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी में किस तरीके से उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, कैसे पहचानना, समझ लो. द मेन पर्पस टू स्टडी about different organism present in the world, present on the earth. समझ ही नहीं आ रहा था बेटा, सब कुछ एक जैसा लगता है. So classification is a process in which organism has been divided into different groups, into separate groups depending on the observable characters. उनको जो दिखता था उसके बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म के एक अलग अलग ग्रुप बांट दिए, एक अलग अलग ग्रुप में उनको सेपरेट कर दिया. दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. मतलब अभी नहीं बोलते लड़कियां अलग लड़के अलग, डिपेंडिंग ऑन दी अपीयरेंस. अब कोई लड़का छोटी मोटी पहन के आए और अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के आए, मेरा तो दिमाग ही बोल रहे नहीं आप इधर बैठिए. समझ रहे? अपीयरेंस. सो क्लासिफिकेशन is a process in which
डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? Process in which species or organism are being divided into different groups, divided or classified into different groups depending on the observable characters. तो मैं आपको एक क्लासिफिकेशन सिखाऊंगी, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कि जब दुनिया आई थी तो साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा था, उस टाइम पे किसके बेसिस पे उसने इसको डिवाइड कर दिया। इस क्लासिफिकेशन को सीखने के लिए हमें टेक्सोनॉमी भी सीखना पड़ेगा, हमें सिस्टमैटिक्स भी सीखना पड़ेगा, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की भी सीखनी पड़ेगी, अपने को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसा नोमेनक्लेचर देते हैं। अगर ये सब की अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाता है, तो आसानी से आप क्लासिफिकेशन सीख सकते हैं। हम तो सीख ही रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सब रिसर्च हो चुका है, समझ लो। लेकिन ये हुआ कैसे था वो हमें सीखने का। इतना लिख लो बेटा, फिर अपने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो थोड़े हैं वो करेंगे। So biological classification has been categorized into 4 types. क्लासिफिकेशन आपको पता है, अलग अलग ग्रुप में कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं चल रहा था, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है ये एडवांस फॉर्म है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो आया था दैट वाज डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, कि वो कैसे उसको यूज करते हैं। सो इट वाज अ मैन मेड, ठीक है। इसको एक दूसरे नाम से भी पहचानते हैं पर मैं भूल गई हूँ, वो मैं आपको बता दूंगी दूसरा इसको क्या बोलते हैं। बट दिस इज अ मैन मेड क्लासिफिकेशन। ये डिपेंडेंट था, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, economic importance, or you can say uses of organism, uses के बेस पे था कि वो उनको कितना काम आता है। तो पहले कुछ समझ में आ नहीं रहा था इनिशियल स्टेज पे, तो तब के समय के लोगों ने बोला भाई जिसका जैसा यूज हो रहा है उसके बेस पे उसको क्लासिफाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी, 2 एग्जाम्पल दूंगी। एक था टर्मरिक और एक था जिंजर। टर्मरिक है, जिंजर। तो टर्मरिक जो था वो एक यूज नहीं हो रहा था, उसका बहुत सारे यूजेस हो रहे थे। तो उन्होंने 2 कैटेगरीज दे दी टर्मरिक की, कि टर्मरिक मेडिसिन में यूज होता है और टर्मरिक स्पाइसेस में भी यूज होता है, ठीक है। सब्जी बनाते हो तो हल्दी डालनी पड़ती है, वैसे ही मेडिसिन के अंदर हल्दी वाला दूध पहन लेते हैं, जिसको लगा हुआ हो तो हल्दी लगा देते हैं। तो पहले के लोगों ने क्या सोचा बेटा कि अपने क्लासिफाइड करते हैं बाय द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि उनका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो टर्मरिक के 2 काम थे, मेडिसिन का भी काम करता था और स्पीशीज का भी, तो उसको वो कैटेगरी में रख दिया। भाई ये तो मेडिसिन के लिए भी काम आ रहा है, ये तो उसको यूजेस के बेस पे अलग कर दिया। यूज नहीं होते थे तो उसको अलग तरीके से क्लासिफाइड करते। सिंपल सा क्लासिफिकेशन था बेटा इनिशियल स्टेज, ठीक है। सो मेडिसिन और स्पाइसेस सेम वे आदू के बारे में देखा होगा, ठीक है, जिंजिबर ऑफिसिनालिस। तो ये जो है जिंजिबर, इसके भी 2 काम है, स्पाइसेस की तरह भी यूज करते हैं, इसको करते हैं ना, डालते हैं सब्जियों में। और दूसरा एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं, शायद आपको पता हो। जब गला खराब हो जाता है उसकी कैप्सूल भी आती है, कफ सिरप में भी आता है, ठीक है। सो ये ऐसे एग्जांपल्स थे बेटा जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में उन लोगों ने उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेस पे तैयार किए। अब ये सादा सा है, सिंपल सा है, चलो चलेगा क्लासिफिकेशन इनिशियल स्टेज, ठीक है। ये खत्म हो गया इनिशियल स्टेज का। अब दूसरा आया आर्टिफिशियल, ठीक है। कौन सा आया? आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल समझेंगे बेटा। आर्टिफिशियल पहला हो गया मैनमेड,
ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में क्या है कि इन लोगों ने कोई ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिए। They have selected only few characteristics. They have selected one or two characters. कितना बड़ा? Monotypic character. वो भी morphological character. कैसे? Morphological character. So they have selected one or two characters. Mostly they are morphological characters. दूसरी चीज कि इसके अंदर दो ही क्राइटेरिया रखे थे, या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज्यादा उन लोगों ने महत्व दिया था कंपेयर टू दी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स दो तरीके के थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन महत्व किसको दिया था बेटा? वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज्यादा महत्व। इन शॉर्ट एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के, जैसे उसको देखा तो भाई वो बड़े बड़े पेड़ थे तो एक रख दिए समझ। उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? बाह्य, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसके बेस पे उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट और एनिमल, दैट इज मॉर्फोलॉजी। समझ। सो उनके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर को ज्यादा महत्व दिया गया था कंपेयर टू दी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये मोस्टली पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो दिया था ये भाई साहब ने, नहीं लीनियस सर ने दिया। लीनियस सर ने जो दिया था उन्होंने ये 24 क्लासेस दिए थे। उनकी एक बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम ये बुक थी उनके अंदर उन्होंने 24 क्लासेस दिए थे और उसमें आर्टिफिशियल के बारे में बताया। ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आता है, लेकिन अपने को इतना जानना जरूरी है कि एक ये दो कैरेक्टर लिए थे, ज्यादा कोई कैरेक्टर लिए नहीं थे। मोस्टली कैसे थे? वेजिटेटिव कैरेक्टर को महत्व दिया गया था, सेक्सुअल कैरेक्टर को इतना महत्व नहीं दिया गया। समझ रहे? लेकिन अब जो मेन जो हम फॉलो करते हैं, जिसको जो माना गया था, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्यों माना गया था बेटा? क्योंकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में ज्यादा कैरेक्टर लिए गए और मोस्टली जो दिया गया था वो दोनों को महत्व ज्यादा दिया गया था, मॉर्फोलॉजिकल और सेक्सुअल कैरेक्टर। यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर को महत्व दिया था बट सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को महत्व नहीं दिया था। सेक्सुअल को नहीं दिया था, नॉट गिवन, पर वेजिटेटिव को दिया था। वो भी कैसा बेटा? एक या दो कैरेक्टर। मतलब ये बहुत सिंपल सा। लेकिन जब नेचुरल की बात आती है तो दे हैव टेकन मोर कैरेक्टर्स, दे आर बेस्ड ऑन मोर कैरेक्टर्स। समझ रहे हो? दे आर बेस्ड ऑन मोर कैरेक्टर्स। दूसरी चीज कि इन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया एंड मॉर्फोलॉजिकल को भी इंपॉर्टेंस दिया, इसको भी इंपॉर्टेंस दिया। दोनों को इतना ही उन्होंने महत्व दिया। दूसरी, नेचुरल को दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, नॉन फाइलोजेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक। नेचुरल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उन लोगों ने, एंड दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल। नेचुरल को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा। वन इज नॉन फाइलोजेनेटिक। अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज दिस फाइलोजेनेटिक, ऐसा पूछोगे आप, एंड वन इज फाइलोजेनेटिक। नॉन फाइलोजेनेटिक मीन्स दे आर टोटली डिपेंडेंट
कम लिए थे, एक या दो, इसमें कैरेक्टर ज्यादा लिए। मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन, नेचुरल को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, वन इज नॉन फाइलोजेनेटिक, वन इज फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक का मतलब है कि अलोंग विद दिस कैरेक्टर तो किए ही, वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर तो लिए ही बेटा, उसके साथ इवोल्यूशन को भी लिया कि कैसे वो स्पीशीज इवॉल्व हुई है। सो अलोंग विद द वेजिटेटिव, मतलब ऐसा लिखते हैं ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्या लिया गया? इवोल्यूशन, हाउ द स्पीशीज वाज इवॉल्व्ड, तो इवोल्यूशन को भी लिया गया, वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। और फिर बताया गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अंदर फाइलोजेनेटिक में क्या है? सिर्फ ग्रोस मॉर्फोलॉजी, ओनली द ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ग्रोस मतलब सारे, टोटल जितने भी कैरेक्टर, जैसे फूल दिखा तो फूल में एंड्रोशियम दिखा, वेनिशियम दिखा, सेपल्स दिखे, पेटल्स दिखे, सब ले लिया। तो दैट इज ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर टेकन ओनली। बट यहाँ पे क्या किया बेटा? फाइलोजेनेटिक मतलब वो तो ले लिए, उसके साथ क्या ले लिया? इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशनरी बेस पे वो कैसे इवॉल्व हुए, एक स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुई, उसको भी ले लिया। तो अगर फाइलोजेनेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता चलता है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जहां अलग अलग साइंटिस्ट का योगदान, जैसे डार्विन सर का, हाँ चार्ल्स डार्विन, बहुत अच्छे थे ये, बहुत अच्छे दिखते थे, हैंडसम थे डार्विन सर, घूमते रहते थे आइलैंड के ऊपर पागलों की तरह, ठीक है। एंड वो बोलते थे जो फिट है वो सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट, जो डोमिनेंट है वो सर्वाइव करेगा, खाना पीना खाएगा, अपने पॉपुलेशन बढ़ाएगा और बिंदास रहेगा। जो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो खाना वाना नहीं मिलता है, अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाता, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये दिया था डार्विन। तो डार्विन और एक दूसरे भी साथीदार थे, लेमार्क, ये इन लोगों ने मिलके उस टाइप के स्पीशीज का जो भी कॉन्सेप्ट था वो दिया था, ठीक है, कि कैसे इवॉल्व हुआ होगी, स्पीशीज कैसे आई। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा कोई स्पीशीज का एज पर द इवोल्यूशन, उसको बोलते हैं क्लेओपेस्ट्रिक ट्री, क्लेओपेस्ट्रिक ट्री। क्लेडियोग्राम भी कुछ बोलते हैं, क्लेडियोग्राम या ऐसा कुछ भी बोलते हैं, या क्लेडियोस्ट्रिक ट्री भी बोलते हैं। क्लेडियोस्ट्रिक ट्री मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे हॉर्स आया तो हॉर्स में भी अलग अलग उसकी स्पीशीज आई, ठीक है, पहले छोटू आया फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ने लगी, इस तरीके से हमने पढ़ा था। अभी इक्वस है, अभी जो घोड़ा है दैट इज इक्वस, तो सबसे पहले आया था इयोहिपस, ठीक है। तो इस तरीके से हॉर्स में भी बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ। तो हॉर्स इसमें से आए, ये ब्रांच में से, फिर दूसरी बनी, उसमें से दूसरी बनी, तीसरी बनी, अपने नहीं पीढ़ी समझाते कि इस पीढ़ी में से हुआ है, जनरेशन जो समझाते हैं वो ट्री के फॉर्म में समझाते हैं। मतलब सपोज कि ये बेस है, तो सपोज की मान लो कि ये जब शुरुआत हुई थी तब का, और उसके अंदर से फिर अलग अलग ऐसे ब्रांचेस पड़ी, ये ब्रांचेस पड़ी, ऐसा ऐसा। तो इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री या क्लेडियोडेस्ट्रिक ट्री भी बोलते हैं इसको, या फाइलोजेनेटिक ट्री, जेनेटिक ट्री। रिप्रेजेंटेशन स्पीशीज का बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी चेंजेस, किस तरीके से वो स्पीशीज आई थी, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्लेडियोडेस्ट्रिक ट्री, ठीक है। एक क्लेडियोग्राम भी होता है, ऐसा कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं कि उसकी अलग अलग फोटोज कैसे वो इवॉल्व होते हैं, जैसे डायनासोर है तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है क्लेडियोग्राम, उसको बोलते हैं क्लेडियोग्राम, ठीक है। अलग अलग जैसे ह्यूमंस आए तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अब कहीं भी जाते हो तो पता है वो होते हैं पहले ऐसे थे झुके हुए,
धीरे धीरे एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसी इमेजेस भी मिलती हैं। तो इस तरीके से बेटा जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है उसको क्लेडोब्लास्टिक या क्लेडोस्टेरिक ट्री बोलते हैं। इसका स्पेलिंग मैं देख लूंगी, अभी ये लिख देना, फिर ऐसा होगा तो स्पेलिंग चेक कर लेंगे। सो दिस इज फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। अब ये तो हो गया नेचुरल के बारे में, जो सबसे ज्यादा इतनी चारों चार में सबसे ज्यादा नेचुरल थी, लेकिन जो न्यूमेरिकल है, जो फोर्थ वाली है, इतना लिख लो तो फिर अपने फोर्थ वाली के बारे में बात करेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल। ओके, सो न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें उन्होंने सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया। दूसरी चीज, इन लोगों ने जो भी डेटा मिला, जो भी स्पीशीज मिली, वो स्पीशीज का सारा डेटा कुछ ना कुछ नंबर के फॉर्म में या कुछ कोड के फॉर्म में उन्होंने कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस को यूज किया। सो दे हैव यूज्ड डेटा एज either number, or you can say code, or you can say computer devices। देखिए कंप्यूटर डिवाइसेस यूज की, सारा डेटा जो मिला उसको एक जगह रखा और उसको अच्छे से क्लासिफाइड किया अलग अलग ग्रुप में। जैसे फ्लोरा बनाया, फ्लोरा ऑफ गुजरात, उसके कीज बनाई, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको नंबरिंग दिया, ठीक है। सो दे हैव यूज्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, कोड, कंप्यूटर डिवाइसेस एक्सेट्रा, एंड ऑल द कैरेक्टर्स, एंड दिस वाज easy method which can store the data for future use। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में अलग अलग पार्ट पढ़े। इट हैज कंसिडर्ड सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। उन्होंने सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी दोनों को कंसिडर किया, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, व्हाट इज सिस्टमैटिक एंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी, दोनों को कंसिडर किया। और स्पीशीज बहुत ही आसान तरीके से न्यूमेरिकल मतलब कि रीसेंट मेथड 2009 when I passed my MSc, I have done this numerical taxonomy in my practical। एक पेड़ के ट्रिक दी गई थी बेटा और बताया गया था जाओ कंप्यूटर पर बैठो और उसको क्लासिफाइड करो, लास्ट तक इसकी फैमिली और इसका नाम क्या है वहां तक पहुंच जाओ। तो पहले दिखने में तो प्लांट दिखा तो कर दिया किंगडम प्लांट, उसके बाद धीरे धीरे कैरेक्टर देखती गई, ब्रांचेस कैसी है, लीफ कैसे है, धीरे 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 पहुंच गई, ठीक है। और लास्ट में पता चला कि दैट वाज फाइकस बेंगालेंसिस बर्ड का। मुझे एक ट्विग तोड़ के दिया था सर टेस्ट में, प्रैक्टिकल एग्जाम, माय फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम। तो दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। वो सारा उसमें जो डेटा रहता है बेटा वो सेम रहता है कंप्यूटर के अंदर अलग अलग फॉर्मेट में, और उसके ऊपर से अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स चाहिए, वो कैरेक्टर ऑलरेडी अंदर डाले हुए होते हैं। वो डेटा आइदर इन अ फॉर्म ऑफ अ कोड, जैसे डाइकोट है कि मोनोकोट है, फिर उसके सिंबल्स भी आते हैं, आपको पता होगा, मैं आपको सिखाऊंगी। इन फैमिलीज के अंदर अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल के बेस पर उसका फ्लोरल फॉर्मूला होता है, तो उसके बेस पे भी ये लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, ये रीसेंट का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टमैटिक्स होंगे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी सिस्टमैटिक में, कि अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमी है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जैसे कीमो टेक्सोनॉमी है, ठीक है, मॉर्फो टेक्सोनॉमी है, अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर लेवल पे टेक्सोनॉमी है, जेनेटिक लेवल पे टेक्सोनॉमी है, अलग अलग तरीके से उसको एडवांस फॉर्म में आप कैसे पढ़ते हो, दैट इज न्यूमेरिकल।